Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. इसमें हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 मंथ्स के, वो हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसका ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। ठीक है। तो ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो आपका जेकेएस प्री का एग्जाम हो, या आपका हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, या फिर जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम। ठीक है। तो डू स्टे टिल दी एंड, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस होने वाली हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी होगी, करंट क्रंच ऐप, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आउटब्रेक हुआ है एम पॉक्स क्लैड आईबी का आउटब्रेक। ये कहाँ पे हुआ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। एंड ये एम पॉक्स क्या है? बेसिकली ये वेरिएंट है मंकी पॉक्स का। ठीक। एंड ये आउटब्रेक कब इमर्ज हुआ? सितंबर 2023। एंड ऐसा कहा जाता है ये आउटब्रेक किस वजह से है? जो प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स हैं उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी जो हो रही है इन अर्बन एरियाज, उसकी वजह से ये जो एमपॉक्स है ये इमर्ज हो रहा है। एंड ये काफी जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, मेकिंग इट अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज ये आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। रिसेंटली एरो इंडिया जो हुआ था, बेसिकली ये एक एयर शो होता है जिसमें मिलिट्री एंड सिविल एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, एविएशन, एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सारी अपनी जो एडवांसमेंट्स हैं वो डिस्प्ले करती हैं। उस एरो इंडिया के टाइम पे, जो अभी रिसेंटली फेब्रुवरी में हुआ, 10 to 14 फरवरी आई गेस, एक एमओयू साइन हुआ बिटवीन डीआरडीओ एंड मिधानी। ठीक है। तो किस रिगार्डिंग था वो एमओयू? इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तो आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मिधानी जो है, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ, जिसके चलते इन्होंने कहा हम कोलैबोरेट करेंगे डेवलप करने के लिए MDN 100। ये एक स्पेशल ग्रेड स्टील है जो काम आएगा एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है। तो मिधानी क्या है? बेसिकली ये कंपनी है जो स्टील एंड जो मेटल एंड मेटल एलॉयज मैन्युफैक्चर करती है हैदराबाद में। एंड इसका फुल फॉर्म है मिश्रा धातु निगम। मिश्रा धातु निगम। ठीक है। तो ये वो स्टील मैन्युफैक्चर करेगी जो हम यूज करेंगे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMK में, AMCA में। ये AMCA क्या है? ये इंडिया का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है। फर्स्ट स्टेल्थ फाइटर जेट एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है। तो स्टेल्थ क्या होता है? बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे जो भी एयरक्राफ्ट इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा वो खुद को बचाता है फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ एनी रेडार या इंफ्रारेड या कोई भी सेंसर। बेसिकली वो छुप जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से, उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर आपने डिटेल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आई होप कि आपने वहां पे डिटेल में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, वो आप मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ लोगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो ये स्टील जो है ये बनाया जाएगा, जिसके लिए एमओयू साइन हुआ है डीआरडीओ एंड मेधानी के बीच में। छत्तीसगढ़ ने अभी एक हाई कोर्ट रूलिंग दी है ऑन मैरिटल रेप। तो पहले पनिशमेंट हुआ करती थी जो भी उसमें कन्विक्टेड था, लेकिन अब उसको चेंज किया गया है एंड रिवर्स किया है प्रीवियस जजमेंट्स को। एंड ये कहा है कि जो हस्बैंड है उसको एक्विट किया जाए फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ अननेचुरल सेक्स एंड रिजल्टेंट डेथ ऑफ द वाइफ। अगर ये किसी ने कमिट किया है तो उसको एक्विट किया जाएगा, दैट मीन्स उसको फ्री किया जाएगा ऑफ द क्राइम, कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके सिर्फ ना कि करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, जो कि अलग अलग एग्जाम्स है वहां पे आ सकता है, खासकर आपके जूनियर असिस्टेंट का, क्योंकि हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के रिलेटेड है, दैट मीन्स लॉ रिलेटेड आ गया। प्लस आपके केएस के मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो वहां भी आप इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं टू एनरिच योर आंसर। अब आगे हम कुछ यूनियन बजट 2024-25 के हाइलाइट्स देखेंगे। इस बजट में कुछ इंजन ऑफ डेवलपमेंट्स बनाए गए थे। फर्स्ट 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट हम इसमें देखेंगे। तो पहला उसमें एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बारे में यूनियन बजट में दिया गया था वो हम यहाँ पे देखेंगे।
एक मखाना बोर्ड इन बिहार एस्टैब्लिश किया गया है। मखाने क्या होते हैं? जो हम खाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फॉक्स नट्स। ठीक है, तो ये बोर्ड क्या करेगा, किस लिए स्टैब्लिश किया गया? इनहांस करने के लिए प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। ठीक है, एक मिशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। तो 6 ईयर मिशन एक लाया जाएगा जो फोकस करेगा तुर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल पे। ठीक है, एंड ये जो प्रोक्योरमेंट होगी इस मिशन की इन दालों की, वो कौन कौन करेगा? नाफेड एंड एनसीसीएफ फॉर 4 years। नाफेड एंड एनसीसीएफ क्या है? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इन केस यू हैवंट स्टडीड अबाउट देम टिल नाउ। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एनसीसीएफ है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं ये है क्या, बेसिकली नाफेड और एनसीसीएफ अगले 4 साल तक तूर, उड़द और मसूर दाल को सीधा फार्मर से खरीदेगी। इसका बेनिफिट ये है कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि एनसीसीएफ और नाफेड जो है गवर्नमेंट बैक्ड है, उनको अच्छा प्राइस देगी। प्लस कंज्यूमर्स को भी दाल जो है सही रेट पर ही मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी रहेगी, हमारे लिए क्रूशल है, क्योंकि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट इंपोर्टर है पल्सेस का, तो हमारे लिए क्रूशल है। एंड सेकेंडली हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है कि हमें बाहर से डिपेंड करना पड़े इंपोर्ट करने के लिए दालें, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर नाफेड और एनसीसीएफ डायरेक्टली किसानों से ये दालें खरीदती है। तो एक और इन्फॉर्मेशन, तूर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तूर दाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिजन पी। एंड उड़द को आई थिंक हम बोलते हैं ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। एंड मसूर हो गया आपका लेंटिल्स। कि अगर आपको इंग्लिश में पूछा गया जाए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो यू शुड नो द आंसर। एक ये है मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन निर्भर भारत इन पल्सेस। एंड थर्डली मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर मिशन इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन वेराइटीज। ठीक है, तो कॉटन प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, पल्सेस के लिए आत्मनिर्भरता लाने के लिए, एंड मखाना बोर्ड बिहार में, एंड काफी और चीजें भी जो है एग्रीकल्चर के अंडर इस बजट में डाली गई हैं, जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो हमने सारी यहाँ पे इंक्लूड की है। एमएसएमई जो है वो सेकेंड इंजन है डेवलपमेंट का। इसके अंडर क्या इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, कुछ मेजर्स लिए गए हैं टॉय सेक्टर के लिए। स्कीम लाई जाएंगी प्रमोट करने के लिए हाई क्वालिटी यूनिक एंड इनोवेटिव सस्टेनेबल टॉयज, जो इनोवेटिव भी हो, दैट मीन जो बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहे, प्लस जो सस्टेनेबल भी हो, दैट मीन जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी टॉयज जो हैं वो हो। ठीक है, एंड दे ये जो मेजर्स हैं, दे एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल टॉय हब। तो टॉय सेक्टर के लिए मेजर्स लाए जाएंगे। तो एमएसएमई सेक्टर को भी इसमें बूस्ट किया गया है नए बजट में। थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आपको देखना है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक लाई जाएगी, डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। डे केयर कैंसर सेंटर्स जो हैं सेटअप हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में विद इन 3 years विथ 200 सेंटर्स इन 2025-26। इसमें स्वनिधि स्कीम को भी थोड़ा इनहांस किया गया है, जैसे जो लोन्स पहले दिए जाते थे अंडर दिस स्कीम उनको बढ़ाया गया है। जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स जो हैं जिनकी लिमिट 30,000 है वो दिए जाएंगे। प्लस जो भी इस स्कीम को अवेल करेंगे, जो बेनिफिशरीज होंगे, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। दैट मीन्स उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड डिजिटल बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस स्कीम। ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई जाएगी फॉर गिग वर्कर्स, जैसे उनको आइडेंटिटी कार्ड्स मिलेंगे एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ई श्रम पोर्टल। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? बेसिकली जैसे आपके जो फ्रीलांस का काम करते हैं, या आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो एक फिक्स्ड आवर्स में काम नहीं करते, उसको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। ये एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई गई है। प्लस हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। नेशनल जियो स्पेशल मिशन लाया जाएगा इसके अंडर। जियो स्पेशल क्या होता है? बेसिकली जो
लोकेशन के बेसिस पे एक जगह से आपको डेटा दिया जाए। इस टेक्नोलॉजी को इस के टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एनहांस करेंगे इंडिया में। ये हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी काम आता है। जैसे आपको एग्रीकल्चर लैंड में किसी एक जगह को एनालाइज करना है, वो लैंड आपके क्रॉप्स के लिए ठीक है कि नहीं, आपको डेटा इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, ठीक है? तो उसके लिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ज्ञान भारतम मिशन ये एक स्पेशल मिशन है जो सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज जो है, जो भी इंडिया का मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, दैट मीन जो हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स है जो लिखी गई हैं इंडिया के बारे में, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास हो अभी, या म्यूजियम्स के पास हो, लाइब्रेरीज के पास हो, या प्राइवेट कलेक्टर्स के पास हो, उन सब जो इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, कोलैबोरेशन करेगी एंड वहां से सर्वे करेगी कि उन स्क्रिप्ट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी गई थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन से स्क्रिप्ट्स होते हैं जो आपने हाथ से लिखे हों, ठीक। नेशनल जियो स्पेशल मिशन जो है, अच्छा ये मिशन जो पहले मैंने आपको बता दिया। फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट है एक्सपोर्ट। तो इसमें जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको एनहांस किया जाएगा। सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स जो है सेट किए जाएंगे एंड ये ड्रिवन होगा जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस, ठीक है। एंड भारत ट्रेड नेट, इसके अंडर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन होगी एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशन जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड है, फाइनेंसिंग के सोल्यूशंस प्लस जितनी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन लगती है उसके लिए एक एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो लाया गया। एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है उनको सेट किया, उसके लिए जीसीसी जो है उसके लिए नेशनल फ्रेमवर्क लाया गया। नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए, एक गाइडिंग फ्रेमवर्क जो इन सेंटर्स को प्रमोट करेगा, स्पेशली कहाँ पे, इमर्जिंग टियर 2 सिटीज में। अब ये जीसीसी क्या होता है, ये आपका ऑफिस है जो सेट करती हैं एमएनसीज, ऑफिस सेट बाय एमएनसीज इन अदर कंट्रीज, इन अदर कंट्री। जैसे अमेरिकन एमएनसी होगी कोई, ठीक है, इंडिया में उन्होंने ऑफिस सेटअप किया है यहाँ के बिजनेस जो भी हो रहा है उसको, टास्क को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो जो सेंटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो उनको प्रमोट किया जाएगा इन द इमर्जिंग टियर 2 सिटीज। टियर 2 सिटीज कौन सी होती हैं, जहाँ पे आपकी रियल एस्टेट थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, बेसिकली जो इम्प्रूव हो रही हैं अच्छे से काफी ज्यादा सिटीज, ठीक है, जहाँ पे रैपिड ग्रोथ आप देख रहे हो पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट वगैरह में। तो कुछ एग्जांपल्स इमर्जिंग टियर 2 सिटीज की, जैसे आपका जयपुर हो गया, या सूरत है, अहमदाबाद है, ठीक। तो वहां पे एक नेशनल फ्रेमवर्क के जरिए जीसीसी को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। फिर एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सेटअप किया जाएगा, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं डेवलप करेंगे ताकि जो क्रेडिट नीड्स हैं, जो उधार लेना होता है एसएचजी मेंबर्स को और पीपल इन रूरल एरियाज को या सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को, उनको वो आसानी हो जाए उधार मिलने में। जन विश्वास बिल 2.0 जो है, जन विश्वास एक्ट एक्चुअली आया था 2013 में, जिसने क्या किया था, मोर देन 180 लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मोर देन 180 कुछ छोटे मोटे माइनर ऑफेंसेस उनको डीक्रिमिनलाइज किया था। एंड वो क्यों किया था, देखो, अगर आपको, जैसे आपने सुना होगा पीएम मोदी से काफी बारी आपने बिजनेस की बात, स्टार्टअप्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो काफी अच्छा रहा उनके रेजीम में ये, ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि लोगों को फैसिलिटेट हो जाए बिजनेस करना, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए, तो कुछ 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया था। तो जो जन विश्वास बिल 2.0 है ये क्या करेगी, इसमें और 100 प्रोविजंस जो है वो ऐड किए गए हैं जिनको फर्दर और डिक्रिमिनलाइज किया हुआ है। तो ये रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर रेट है जो बजट में, यूनियन बजट में अनाउंस हुई थी, ये आप यहाँ से एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, या अगर आप पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड करोगे तो वहां से रिवाइज कर लेना। ये टोनेज टैक्स स्कीम है, लाई गई है फॉर इनलैंड वेसल। तो टोनेज टैक्स स्कीम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द शिप। जब आप साइज ऑफ द शिप पे टैक्स कैलकुलेट करते हो, एंड ना कि आपको कितना उस शिप से इनकम आ रहा है उस पे नहीं, ठीक है। तो करंटली जो शिप ऑपरेट हो रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, जो हमारे इंटरनेशनल ओशियंस हैं, उनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं अंडर टोनेज टैक्स स्कीम। अब उस टैक्स बेनिफिट में हमने इनलैंड वेसल्स को भी ऐड किया है, उनको भी यह बेनिफिट मिलेगा। इनलैंड वेसल्स कौन से, आपके जो ऑपरेट करती हैं शिप्स, बोट्स वगैरह विद इन दी, ऑपरेटिंग इन द रिवर्स एंड लेक्स विद इन इंडिया, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, जब उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो टैक्स उनके साइज के बेसिस पे लगता है, तो
प्रेफर करेंगे ज़्यादा बिजनेस की वो वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उसे रे वो चीपर है, ज़्यादा एफिशिएंट है, एंड एक हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाता है कंपेयर टू रोड एंड रेल। ठीक है, तो टोनेज टैक्स स्कीम के बारे में भी इस बजट में बात हुई थी। अब ये देख लो यहाँ से मार्चिंग कंटिजेंट्स ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, जब रिपब्लिक डे पे परेड देखते हो उसमें कुछ फिर बाद में अनाउंस होता है कि बेस्ट परेड किसकी थी, क्या थी। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कंटिजेंट को, ये आप याद रख लेना। बाकी अब यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से देख सकते हो और अवार्ड्स किस किस को मिले हैं। एक अवार्ड होता है जजेस चॉइस फॉर बेस्ट डब्ल्यू स्टेट्स और यूटीज में। अब ये डब्ल्यू क्या होता है, जो आपने अगर आपने रिपब्लिक डे परेड देखी होगी जो टीवी पे दिखाते हैं न्यूज चैनल्स में, तो आप देखते होगे कि एक बड़ा सा कार्ट होता है, उस पे काफी लोग होते हैं बैठे जो अपने आर्टिस्टिक स्किल्स दिखा रहे होते हैं, कोई ड्रिल कर रहे होते हैं, कईयों ने कोई चीज जो है वो बनाई होती है, एंड उसका जो ग्राउंड है उसका चक्कर लगा रही होती है गाड़ी, तो वो आपका उसको टैब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जजेस चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट टैब्ल्यू किसको मिला था, यूपी को, उनके महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत के लिए, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उसी जो वो कारवां चलता है उसमें एक ग्रैंड्योर दिखाया था कि महाकुंभ को थोड़ा बहुत डिस्प्ले किया था। महाकुंभ आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है जो अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है, एंड जजेस चॉइस में सेकंड था त्रिपुरा। त्रिपुरा ने क्या दिखाया था उस पे वो जो आपका कारवां चलता है, वर्शिप ऑफ 14 डाइटीज जो होती है उनके एक फेस्टिवल में, जिसको बोला जाता है खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा। तो आगे और एक स्टेट में देखते हैं किसको मिला था जजेस चॉइस में, आंध्र प्रदेश, एटिपुका बोमालू। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इको फ्रेंडली वुडन टॉयज बनाते हैं। ठीक है, फिर बेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में से बेस्ट डब्ल्यू किसको मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, ये भी याद रख लेना। एंड कुछ स्पेशल प्राइजेस मिले थे वो यहाँ से देख लो। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन्होंने दिखाया था 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्हें हाईलाइट किया था विजन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, एंड जयति जे ममा भारतम एक डांस ग्रुप है, ये परफॉर्मेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एनर्जेटिक एंड पेट्रियोटिक डिपिक्शन ऑफ इंडियाज कल्चरल वाइब्रेंसी थ्रू डांस। आगे अभी तक हम जजेस चॉइस अवार्ड देख रहे थे, एक है पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो पोल के जरिए लिया जाता है, माई गवर्न पोल। ये ओपिनियन पोल है जो पब्लिक से लिया जाता है ऑनलाइन। तो इसके अकॉर्डिंग किन किन को फेवरेट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला था, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड। ठीक है, एंड बेस्ट टैब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट पॉपुलर चॉइस में किसको मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड उसमें जजेस चॉइस में किसको मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आगे देख लो, कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 7 मेजर स्कीम्स इनहांस करने के लिए फार्मर्स लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो वो कौन कौन सी स्कीम है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसके अंडर वो इस्टेब्लिश करेंगे एग्री स्टैक, जिसमें मेंटेन होगी फार्मर्स की रजिस्ट्री, लैंड मैप, क्रॉप जोन रजिस्ट्री, बेसिकली सारी डिटेल जो है उसके अंडर मेंशन होंगी, वहां पे स्टोर होंगी। इसको बोला जाएगा एग्री स्टैक। तो आपको ये अमाउंट याद नहीं रखना है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट कौन सा मिशन किस चीज के लिए लाया गया है वो पता होना चाहिए। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये यूज करेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सैटेलाइट इमेजरी, मॉडलिंग एंड वेदर ट्रैकिंग एंड इंश्योरेंस असेसमेंट्स के लिए। क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड नेचुरल एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये फोकस करेगा क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पे एंड फूड सिक्योरिटी बाय 2047। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिन पे क्लाइमेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जैसे वो क्रॉप्स जो ड्रॉट में भी आप ग्रो कर सकते हो या जो फ्लड में भी चलेंगे, वो होंगे आपके क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। तो की एरियाज कौन कौन से हैं वो यहाँ से आप देख लो। थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशनल एंड रिसर्च, ये मॉडर्नाइज करेगा एग्रीकल्चर एजुकेशन को अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एम्फोसाइज करता है यूज ऑफ AI, बिग डेटा, नेचुरल फार्मिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। फिर आपका सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोडक्शन, हेल्थ एंड प्रोडक्शन, ये है वेटनरी सर्विसेज, डेयरी प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक जेनेटिक्स एंड एनिमल न्यूट्रिशन के लिए। फिफ्थ इज सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ये एक्सपैंड करेगा हॉर्टिकल्चर बेस्ड इनकम थ्रू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्लोरिकल्चर, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि यहाँ से जो इनकम आती है फार्मर्स को उसमें इंक्रीज किया जाए। स्ट्रेंथनिंग कृषि विज्ञान केंद्र, ये इनहांस करेगा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर्स इंप्रूव करने के लिए फार्मर ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग,
ताकि जो भी नॉलेज है फार्मिंग के रिलेटेड उसको शेयर किया जाए, एंड जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए कि कौन सा क्रॉप उनको कब ग्रो करना चाहिए, कौन सा क्रॉप कितना रेम्यूनरेटिव होता है, कहाँ से कितने इंसेंटिव्स उनको मिल सकते हैं। रिगार्डिंग इंश्योरेंस गवर्नमेंट उनको स्कीम्स क्या क्या प्रोवाइड करती है, एंड कितनी सब्सिडीज वगैरह उनको मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उनको पता चलेंगी इन कृषि विज्ञान केंद्र में। फिर आगे नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट ये फोकस करेगा ऑन दी सस्टेनेबल रिसोर्स यूज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर वायबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस सस्टेनेबल रिसोर्स की कैसे आप एग्रीकल्चर में भी आगे जाते हो, एग्रीकल्चर को भी जो है एक वायबल चीज़ बनाते हो, डिपेंडेबल चीज़ बनाते हो, साथ में आप क्या करते हो, जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है उस पर भी पूरा ध्यान देते हो। अभी रैंडम कुछ स्टेट न्यूज़ हैं, यहाँ पे देखते हैं। छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द ग्रीन जीडीपी मॉडल। तो बेसिकली जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, वो आपका जीडीपी होता है। जो फाइनली आपका जीडीपी कैलकुलेट होता है उससे माइनस आप करते हो जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट हुए हैं यहाँ सारे आपके प्रोडक्शन में, जो भी आपके एनवायरमेंट के कॉस्ट हुए हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हो फाइनल जीडीपी से, तो वो आपका निकलता है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, चाइना ने भी स्टार्ट किया था बेसिकली, फिर ये स्टार्ट तो कर लेती हैं कंट्रीज बट देन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। इंडिया में छत्तीसगढ़ जो है पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने अडॉप्ट किया है ग्रीन जीडीपी मॉडल। गुजरात ने गुड गवर्नेंस डे पे गुजरात का जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म एनहांस करने के लिए कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर सिटीजन, ओवरकम लैंग्वेज ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर्स, ताकि अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस आप बोलते हो लेकिन आपको कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए उन्होंने एक स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्पीच टू टेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर इजियर कम्युनिकेशन, एंड एक एआई सिस्टम है फॉर इफेक्टिव स्पीच रिकग्निशन जो आपकी स्पीच को रिकग्नाइज कर पाएगा एंड उसको इजीली ट्रांसलेट कर पाएगा दूसरी लैंग्वेज में भी, एंड उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख पाएगा, और उस एआई सिस्टम को हम बोलते हैं बाशिनी। केरला का एक बीच है जिसको बोला जाता है कप्पड़ बीच, जो वहां पे एक जगह है जिसको बोलते हैं कोझिकोडे वहां पे, एंड चल बीच इन कन्नूर, उनको मिली है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय द डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, FEE। तो बेसिकली जो बीचेस जितने ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली जहाँ पे हो, सस्टेनेबिलिटी जहाँ पे हो, वो साफ हो ज़्यादा, कुछ ऐसे ही नॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलती है। तो रिसेंटली कप्पड़ बीच एंड चल बीच को मिली है। ठीक, कोट्टयम केरला ने अनवील किया है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव जो इस्टेब्लिश करेगा न्यू ग्लोबल लैंडमार्क्स इन सस्टेनेबल रबर प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो किस पे जो है एम्फेसाइज एंड फोकस करेगा, सस्टेनेबल रबर प्रोडक्शन पे। क्या नाम है उसका, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव, एंड कौन कर रहा है, केरला। और 99% ऑफ द रबर जो इंडिया में है वो किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, वो कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओ। ठीक है, महाराष्ट्र से न्यूज़ आई है कि पुणे में हमें डिटेक्ट हुआ है गीलन बार सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है ये बेसिकली एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी अपने आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आपके अपने ही नर्व्स को अटैक करता है। दैट मीन्स यू डैमेजिंग योर ओन बॉडीज नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट हैज सीन अ राइज इन केस इन पुणे महाराष्ट्र। इसमें सिम्टम्स आते हैं मसल वीकनेस, नमनेस, पैरालिसिस इन सीवियर केसेस। ठीक, अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स वाइल जीबीएस टिपिकली इफेक्ट्स अडल्ट्स एंड मेल्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है एंड कहाँ डिटेक्ट हुआ है। मिजोरम जो है पहली स्टेट बनी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर दी स्वमविता स्कीम। सिक्किम जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है लॉन्च कर रहा है इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम बाय द यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एंटीबायोटिक फ्री केमिकल फ्री फार्मिंग फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इन इंडिया में। सिक्किम वैसे ही पहली स्टेट है जिसने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट की थी, फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो उसी का आप एक बोल सकते हो एक्सटेंशन है। Uttarakhand has become the first state in India to implement the Uniform Civil Code, ठीक है, as the state government has approved UCC rules manual। तो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो बेसिकली क्या कहता है, सेम ही कोड होगा जो हर कैटेगरी ऑफ लोगों के, चाहे वो जिस भी रिलीजन को, जिस भी रेस को, जिस भी एथनिसिटी को बिलोंग करते हो, दे विल फॉलो द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, यूपी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने ग्रांट किया है बांके बिहारी टेम्पल इन वृंदावन उत्तर प्रदेश को एक लाइसेंस अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंडर ये फॉरेन से फंड्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं।
West Bengal में Tribal Students Federation TSF in Tripura has renewed its protest demanding the adoption of the Roman script for the Koborok language. इसमें बेसिकली डिमांड क्या कर रहे हैं कि जो पेपर्स हैं वो प्रिपेयर किए जाएं बोथ बंगाली एंड रोमन स्क्रिप्ट्स में टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोबोरुक एक साइनो टिबेटियन लैंग्वेज है जो 24% ऑफ त्रिपुरा पॉपुलेशन बोलती है एंड हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सिंस 1979। आगे चलते हैं, यूटीज के बारे में देखते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 2025 पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया जी मोर टनल इन जम्मू एंड कश्मीर, इनहांसिंग कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। तो क्या इसके कितने किलोमीटर्स है, बाई डायरेक्शनल है, दैट मीन दोनों तरफ से लोग आ जा सकते हैं, कितने फीट है, बाईपास किन एवलांच प्रोन एरियाज को करती है, रिड्यूस ट्रैवल टाइम 2 आवर्स टू 15 मिनट्स किया हुआ है, 2400 करोड़ प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हुआ था 2015 में एंड इट इज लेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके में अच्छे से याद रख लेना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि आपके मिनिस्टर हैं पब्लिक ग्रीवेंसेस के, उन्होंने अनाउंस किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल मेटेरोलॉजिकल सेंटर इन जम्मू ड्यूरिंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ द आईएमडी। ये क्या करेगा, इनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स को, डिजास्टर प्रिपेयरनेस को एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, रिसेंटली निकोबार डिस्ट्रिक्ट में ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है, ये भी याद रख लेना। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट JKFRI लॉन्च डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव प्रोटेक्ट एंड मॉनिटर करने के लिए कश्मीर चिनार ट्रीज। ठीक है, वो जिनको अब करंटली थ्रेट फेस हो रही है अर्बनाइजेशन के लिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के लिए एंड अर्बनाइजेशन के लिए आपको नई नई लैंड चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो, एंड वो हमारे चिनार ट्रीज के लिए काफी बड़ा थ्रेट है। तो ये क्या करेगा, एक काइंड ऑफ आधार सिस्टम विद डिजिटल आइडेंटिटी, जियो टैगिंग, QR कोड्स, मेटल कार्ड, सारा जो है वो इन ट्रीज के लिए बनाया जाएगा ताकि अवेयरनेस रहे एंड लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन रहे एंड वो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके एंड चिनार ट्रीज को कोई हार्म ना हो। तो आगे देखते हैं कुछ न्यू लॉन्चेस। पहले आपका फरल सखी इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया है MBMC मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नीति आयोग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये क्या करेगा, वुमेन को हेल्प करेगा, जो ट्रेडिशनल स्नैक वगैरह बनाते हैं उसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक सेंट्रल टाइप ऑफ किचन है ये, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, सेल्स सपोर्ट मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव जो है किसने लॉन्च किया है, मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नीति आयोग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। सेकेंड वन इज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 ही लॉन्च किया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑन बिरसा मुंडाज 150th बर्थ एनिवर्सरी। बिरसा मुंडा कहाँ के थे, उलुगुलन के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एम्पावर करेगा वुमेन लीडर्स को थ्रू वर्कशॉप्स एंड गवर्नेंस ट्रेनिंग्स। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लैपटॉप असेंबली लाइन, ये इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन चेन्नई ने, मार्क करता है इंडियाज ग्रोथ इन IT हार्डवेयर प्रोटेक्शन एंड इसको सपोर्ट किया है अंडर PLI पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव्स 2.0 स्कीम ने। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025 इन न्यू दिल्ली। फोकस करता है सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज पे एंड एम्स एट कोलैबोरेशन, इनोवेशन, फाइनेंसिंग मेक इंडिया अ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर। आगे देखते हैं, SECL दैट इज साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सेल, इन्होंने क्या किया है, एक सिंगल विंडो सर्विस लेके आए हैं रिटायरीज के लिए, किसके मिशन के अंडर, अंडर मिशन संबंध, जो ऑलरेडी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो रिटायरीज को दे रही थी। ठीक, तो उसके लिए सिंगल विंडो सर्विस, दैट मीन उनकी मेजोरिटी काम जो है वो एक ही जगह पे सारे हो जाए। नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेट हुआ था 14 जनवरी 2025 बाय पीयूष गोयल इन न्यू दिल्ली। श्री पल्ले गंगा रेड्डी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तेलंगाना में। ये सपोर्ट करेगा टर्मरिक फार्मर्स को इन 20 स्टेट्स में, उनको वेलफेयर, प्रोडक्शन, रिसर्च, वैल्यू एडिशन, ग्लोबल मार्केट प्रमोशन में हेल्प करने के लिए। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये इन ईस्टर्न इंडिया, कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, एट पंचित हिल, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। ये 6th है इन इंडिया में, फॉलोइंग लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरबानी हिल्स एंड कवलूर। ठीक है, ये हमारे लिए एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए काफी अच्छा है। CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, ये इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन मुंबई में। ये क्या करता है, ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है,
आपके एमएसएमईज को सपोर्ट करता है, इंडस्ट्रीज को विद हाई एंड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था 24 जनवरी बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। ये कमेमोरेट करता है 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस एंड लीगल एम्पावरमेंट के लिए। तो ये आप कैंपेन याद रखोगे, अगर बाकी सब याद ना भी रखो क्या ये किसके लिए प्रमोट करता है, इसका एम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस एंड लीगल एम्पावरमेंट। Important festivals: ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, 18th Elephant and Tourism Festival, International Pashmina Festival, Nagoba Jatara Festival, Pangasu Pass International Festival, Sci-Fi Film Festival of India। तो ये completely factual चीज़ है, वीडियो पॉज करो या वेट करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। फिर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, बोडा त्योहार, मागो को त्योहार, गान नगाई फेस्टिवल, काग्यत छाम डांस फेस्टिवल, अवानियापुरम जल्लीकट्टू। ठीक है, ये आप इनकी जगह याद रखोगे एंड कोई एक स्पेसिफिक चीज हर फेस्टिवल की वो आपको पता होनी चाहिए। या तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ एंड इसको और शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करो, या तो जो आपके पास नोट्स है उनको हाईलाइट कर लो। अगर आप प्रिंट आउट करते हो तो इजी है हाईलाइट करना, अगर आप इनसे पढ़ते हो ई फाइल से, तो सबसे बेस्ट जो अभी तक मुझे लगा ज़ोडो डॉक्यूमेंट्स इंस्टॉल कर लो एंड वहां से उसमें वो काफ़ी फीचर्स आपको फ्री में देता है। ये हाईलाइट वगैरह आप ऑनलाइन ही अपनी ई पीडीएफ पे ही कर सकते हो। फ्रैंकी रामरोटिका जिडेंग जो है, पैदा हुए 1 जनवरी 2025 इन आइजवाल मिजोरम। इनको इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी बोला जाता है। ये वो बच्चे हैं बीटा फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी जो 2025 टू 2039 के बीच में पैदा होते हैं। ठीक है, ये टर्म कॉइन की है ऑस्ट्रेलियन फ्यूचरिस्ट मार्क मैक्रिंडल ने। फ्यूचरिस्ट कौन से होते हैं? जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनको विजनरी भी बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जस्टिस बी एन कृष्णा जो है उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर इक्वल। इक्वल बेसिकली कंपनी है जो लोगों की आइडेंटिटी को सिक्योर करना एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड डेटा शेयरिंग वगैरह उसमें काम करती है। एंड उसी की एक इन्वेस्टी कंपनी है वन मनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अगेन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये सारा काम देखती है। ठीक है, उसका चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड किसको बनाया गया है? बी एन कृष्णन। Bangalore Medical College and Research Institute (BMCRI) has been selected by the ICMR to establish South India's first, this is Indian Council of Medical Research, to establish South India का पहला infectious disease research and diagnostic laboratory, ठीक है, IRDL। गणेश कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द सीईसी अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ठीक है, पहले इनको कैसे अपॉइंट किया जाता था? डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट। अब इसमें चेंज लाया गया है। अब इनको एक कमिटी जो है वो अपॉइंट करती है। उस कमिटी में आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही एक कमिटी सिलेक्ट करेगी सीईसी एंड ईसी। जजमेंट से पहले अपॉइंटमेंट जो है उनकी वो कैसे होती थी? इट वॉज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक प्रोजेक्ट है द इनरोड प्रोजेक्ट बैक पे 100 करोड़ एम्स टू इम्प्रूव द नेचुरल रबर क्वालिटी इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन was sworn in as the newest judge of the Supreme Court of India on 16th January। ये आपको पता होना चाहिए। Chief Justice of India Sanjeev Khanna administered the oath of the office। With this appointment, the Supreme Court's judicial strength has risen to 33। Since you're appearing for the junior assistant exam, this is an important information for you। इंडिया ने नई और साइट्स जो है वो रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में ऐड की है, मेकिंग इट टोटल अप टू 29। न्यू एडिशंस कहाँ कहाँ से हुई है? उधवा लेक इन झारखंड, सिक्किम की इनॉग्रल रामसर वेबसाइट, अ वेटलैंड इन गुजरात एंड अ साइट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो 4 न्यू साइट्स जो है जिनको रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड में ऐड किया है वो आपको पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ कि रामसर सिटी जो है ये किस कंट्री में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च की है एक ऐप स्वरेल सुपर ऐप, जो क्या करेगी बेसिकली जो भी रेलवे सर्विसेज आपको सर्विसेज देती हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, आपको रेलवेज में आपको जो भी सर्विसेज मिलती हैं जैसे आपके पीएनआर की इंफॉर्मेशन या टिकट्स बुक कराना या बाकी कोई भी चीज, वो सारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। Indore and Udaipur have become the first Indian state to join the global list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention।
मुसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन हैदराबाद, उसको ऐड किया गया है टू द प्रेस्टिजियस 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट बाय वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड WMF। ठीक है। चाइना देख रही है इंक्रीज इन ह्यूमन मेटानिमोरस वायरस केसेस, जिससे उनका जो कंसर्न है वो कोविड-19 के बाद और ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ कहाँ पे, किस कंट्री में देखा गया है? चाइना में। Sister Ina Canavaro Lucas from Rio Grande do Sul, Brazil, has been confirmed as the world's oldest living person at 116 years old. Hanoi, जो वियतनाम की कैपिटल है, recently reported as the world's most polluted city on 3rd January. चाइना कंप्लीट कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द थियानशन शेंगली टनल, जो एक लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। ठीक। नाइजीरिया जो है इट वाज ऑफिशियली एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है इट इज ऑल्सो अ पार्टनर, इट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। तो कौन कौन से आते हैं उसमें? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, प्लस लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है? नाइजीरिया की। उषा वांस जो है वो यूएस की सेकेंड लेडी बनी है, क्योंकि वो उनके जो हस्बैंड है वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली इंडियन अमेरिकन है एंड दी फर्स्ट हिंदू सेकेंड लेडी ऑफ द यूएस। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी विद द स्लोगन हैंड इन हैंड। इंडिया होस्ट करेगा 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को इन 2026, जिसको अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया। अब ये कुछ अवार्ड्स हैं, अगेन सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पॉज करो, देखो, लिखो। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वहां से डायरेक्टली याद कर सकते हो। ये अवार्ड्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अभी रिसेंटली पास की गई है एंड वो किसको किस उसमें क्या चीजें और ऐड की गई हैं, डिटेल्स ऑफ द अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स क्या है। उसमें कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है। द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड विल नाउ अलाउ नॉन मुस्लिम सीईओज एंड एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। कुछ चेंजेस हुई हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। दिस काउंसिल विल नाउ इंक्लूड अ यूनियन मिनिस्टर, 3 members of parliament, 2 ex judges, 4 individuals of national repute and senior government officials। एंड ऐसा कुछ नहीं है सारे मुस्लिम्स होने चाहिए जैसा कि पहले होता था। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली क्या है? जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टी, इस्लामिक प्रॉपर्टीज हैं फॉर इस्लामिक टीचिंग्स और चैरिटेबल पर्पसेस, जो उनको मैनेज एंड कंट्रोल वगैरह उनकी अथॉरिटी उनके पास होती है। ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास। तो पहले वो सिर्फ मुस्लिम्स होते थे, अब उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई एंड कुछ चीजें जो हैं चेंज की गई हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। Section 3C2 of the bill empowers the state government through the jurisdictional collector to determine whether a property claimed as waqf is actually government land। वो भी जो है आपको देखना होगा। The change shifts the authority from the waqf tribunals to the collectors। अब कलेक्टर के पास वो अथॉरिटी है वो चेक करने की क्या जो प्रॉपर्टी को क्लेम किया गया है वक्फ की, क्या वो कहीं गवर्नमेंट लैंड तो नहीं। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। करंट अफेयर्स का पार्ट 2 और 3 आएगा, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ से सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई भी इशू है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।